बच्चों ने ही माइक्रोस्कोप बना दिया है। क्या बात है। ये खुद का अपना ये बॉटल, पीवीसी और लकड़ी इन सब से खुद का माइक्रोस्कोप है कि आइडिया ड्रॉप करने से अच्छा है कि परस्यू वन टाइम, एक बार मौका दे दो इसको। कब ऐसा मोमेंट आता है कि जब आपको लगता है कि अब जॉब छोड़ सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो भी एक होता है ना कि छूटता नहीं है अंदर से, ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ना इतना आसान नहीं होता है कि आप ये मॉडल देखिए, ये बहुत महंगा नहीं है, ये खाली सामान देखने में लगता है। आपके साइंस लैब में भी यही सारी चीजें अवेलेबल है। हमने क्या किया, आपने उसको बक्से में बंद किया है, हमने उसको बक्से से निकाल के और पूरे कमरे में सजा दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका द सोशल पर्पस की एक नॉलेजेबल एंड इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सीरीज होप 24 के एक नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से हम आप तक हमारे देश के सोशल एंटरप्रेन्योर्स, इंट्राप्रेन्योर्स एंड इम्पैक्ट कंसल्टेंट्स की कहानियां लेकर आ रहे हैं, जिसके जरिए आपको मौका मिल रहा है एंटरप्रेन्योर्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखने का और नॉन प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सेक्टर के बारे में जानने का कि ये कैसे काम करती हैं और कैसे हमारे युवा इस सेक्टर का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये पर्पस ड्रिवन प्रयास पसंद आ रहा है, युवाओं को एम्पावर करने का प्रयास पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सोशल पर्पस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान जो अपनी संस्था विद्यालय उद्यम एसोसिएशन के जरिए राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलप कर रहे हैं। वेलकमिंग मिस्टर अश्विनी तिवारी जी, फाउंडर विद्यालय उद्यम एसोसिएशन। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है अश्विनी जी। वेरी वार्म वेलकम। Thanks for inviting. And this is very good initiative that you have started and you are consistently doing it. This is very appreciable. इसी के साथ हम एपिसोड को स्टार्ट करते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं तथा अपना संस्था के विषय में जानकारी दें। श्योर। सो जैसा आलोक ने बताया, मेरा नाम अश्विनी है और मैं आलोक के ही शहर वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। सो संस्था शुरू करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। जो ऑब्जेक्टिव था एक पर्पस को लेकर के आगे बढ़ना। विद्यालय उद्यम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ मेकर्स लैब को क्रिएट करती है। तो करेंटली हम लोग उदयपुर के ट्राइबल विलेजेस में और दिल्ली में नोएडा में एक संस्था है उदयन केयर, जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर भी हम लोग अपने मेकर्स लैब बना रहे हैं। टोटल अब तक हमारे पास 12 मेकर्स लैब को क्रिएट हो चुके हैं और जो कि 60 गाँव को रीच कर रहे हैं। That's exciting. We are really looking forward to a great session, अश्विनी जी। अश्विनी जी, एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस एपिसोड के एक नए सेगमेंट में लेकर के चलता हूं, जिसका नाम है डिकोडिंग द सोशल पर्पस। मेरा आपसे जो पहला सवाल है अश्विनी जी, कि आपकी सामाजिक बदलाव की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? 2009 से 2011 के बीच में जब हम लोग अभी अपने ग्रोइंग एज में थे, तो बनारस में मेरा घर घाट के बहुत नज़दीक है, मैं घाट के पास ही रहता था। सो वहाँ पे हमने एक टिंकरिंग लैब उस समय ही बना ली थी, जो आज फेमस होता है। उस टिंकरिंग लैब में हम लोग ई वेस्ट को यूटिलाइज करके और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते थे। और फॉर्चुनेटली जो मेरा ग्रुप था वो सारे लोग जो घाट के आसपास रहने वाली आबादी है, जो लोग नाव चलाते हैं, इस तरीके के ही मेरे दोस्त थे। लकीली मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मैं तो हायर एजुकेशन के लिए चला गया। लेकिन जो मेरे साथ के दोस्त थे, जो कि बहुत टैलेंटेड थे और अगर इस फील्ड में होते तो आज वो पता नहीं कितने इनोवेशन कर चुके होते, वो कभी पिक्चर में नहीं आ पाए। वो आज उसी ट्रैप में ही फंसे। और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरा शरीर तो उस जगह को छोड़ चुका था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और करियर डेवलपमेंट के लिए, मगर मेरी आत्मा ने उस जगह, उस लैब, उस गंगा घाट को कभी नहीं छोड़ा। सो पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद, कुछ दिन नौकरी करने के बाद भी वो मन नहीं लगा, क्योंकि आत्मा तो वहीं थी। फिर धीरे धीरे एक पीस ऑफ पेपर में गांधी फेलोशिप के बारे में पता चला, जो आलोक भी एक हमारे अलुमनाई हैं, मैं उनसे एक बैच सीनियर हूँ। तो हम लोगों ने जब वहाँ काम किया, फिर उस कम्युनिटी में जाकर के वापस मैंने अपनी आत्मा को वापस से प्राप्त किया, वापस रूबरू हुआ और उस गांव में हमने वापस एक छोटी टिंकरिंग मेकर लैब नाम से स्टार्ट किया। वो गांव एक चूरू का बहुत छोटा सा गाँव ढाणी पूनिया है। वहाँ के बच्चों ने, वहाँ की कम्युनिटी ने वापस से मेरे अंदर वो आत्मविश्वास जगाया कि ये लैब बनारस के एक गंगा घाट पे नहीं हो सकता, जो अब तो है ही नहीं, लेकिन जो नहीं है उस अदृश्य को वापस से दृश्य किया जा सकता है देश के कई कोनों तक ले जाकर। तो शुरू में बड़ा डिलेमा था कि भाई जिससे मिलते थे बात करता था स्केल की। अरे आइडिया तो अभी ग्राउंड पे उतरा ही नहीं, इनिशियल सक्सेस हुआ ही नहीं, एंड व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट स्केल सो इनिशियली। सो हम लोगों ने बहुत छोटा स्टार्ट किया। गांधी फेलोशिप के दौरान ही मेरी एक को फाउंडर से मुलाकात हुई, उनका नाम कोमल है, जो बैच 9 की फेलो है। उनकी कम्युनिटी पे पकड़ बहुत अच्छी हो गई जहाँ से वो फेलोशिप कर रही थी।
और हम दोनों का आइडिया उनका था कि जेंडर जो है, उस पे स्टेम का थोड़ा असर हो। क्योंकि जब जब देखती हैं जेंडर के तौर पे, तो लड़कियाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में खास करके रूरल एरिया से बहुत कम आती हैं। और मेरे लिए एक सिंपल सा ये एक पर्पज़ और पैशन है। मुझे एक लैब चाहिए, एक छोटी-सी जगह चाहिए, मैं वहाँ पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। और बस कुछ-कुछ करने के लिए कंपोनेंट चाहिए। सो ये देखिए किस तरीके से एक पर्पज़, 2 लोगों के पर्पज़ मिले और एक फिर वो स्केल की राह खुली कि अच्छा ऑडियंस कौन है हमारा। तो हुआ कि भाई यंग गर्ल्स हैं, जिनके पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन आगे नहीं जा पाते। अब जब गाँव में गई तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ठीक है पढ़ लेंगे, नौकरियाँ इतनी कम है सरकारी या प्राइवेट जो भी है, तो उसमें जाएँगे कैसे? So the job is the only way. Why not we can think beyond the jobs? So बात हुई कि भाई कैसे करेंगे? Then we started thinking कि अगर गाँव की प्रॉब्लम को वो ही स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट हैं, अगर इनके एप्लीकेशंस के थ्रू सॉल्व करें, तो कैन इट बिकम अ पर्पस और बिजनेस फॉर देम? तो ये एक छोटा सा शुरुआत हुआ। बहुत सारे प्रोडक्ट आज हम लोगों ने 1-2 प्रोडक्ट से शुरुआत किया। आज हमारे बच्चे स्टेम के लगभग 30 ऐसे बच्चे हैं जो कि इनिशियल सक्सेस अपने खुद के एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल कर चुके हैं और उनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा नहीं है। मतलब 18 साल तक आते-आते वो अपने उस फंक्शनल प्रोटोटाइप, अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया को लेके वो कई पाथवे को चुन सकते हैं। आइदर दे कैन गो टू द हायर एजुकेशन, आइदर दे कैन गो टू द रिसर्च और दे कैन आल्सो परस्यू जॉब इन दैट सेक्टर। बट इम्पोर्टेंट था कि जो पर्पस, जो पैशन मुझे उस गंगा घाट में मिल गया था, क्या वो किसी एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में पाना संभव है कि नहीं? द अल्टीमेट चीज़ मैंने ये देखी, चाहे हम लोग बचपन गुजारे हों या आज के बच्चे हों, एक जगह और थोड़ी रिसोर्सेज, बस इतनी ही चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। बस इतना ही चीज़ चाहिए, एक छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हम लोग ये बोलते हैं कि हम को क्रिएट करते हैं, हम जा करके बनाते नहीं हैं। हम जाते हैं जब स्कूल में तो हम कहते हैं हमको एक कमरा चाहिए आपको, अगर आप दे पाएंगे तो ओके। सो बहुत सारी कम्युनिटी और प्रिंसिपल हेल्पफुल होते हैं, वो चाहते हैं बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं देखिए फिल्टरिंग यहीं से हो गई ऑडियंस की। अगर वो हमको कमरा देते हैं, हमको डेली 2-3 घंटे का समय देते हैं, हमारे वॉलंटियर्स को इंगेज होने का टाइम देते हैं, तो मतलब कि वो भी इंटरेस्टेड है। और उसके बाद जब धीरे-धीरे समय बीतता है, बच्चे उन रिसोर्सेज़ और साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ समय बिताते हैं, तो ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप सोच भी नहीं सकते, इस तरीके की इमेजिनेशन जन्म लेती है वहाँ से। सो मैं इस बात को ज़्यादा बोल नहीं सकता। वो जब आप कभी उदयपुर आएँ या दिल्ली के उदयन केयर में आएँ, तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ कि वो बच्चे किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में चेंज करते हैं। देखो, कभी ये नहीं था कि मुझे पता था कि ये 12 मेकर लैब का पैसा कहाँ से आएगा, मुझे फंड कहाँ से मिलेगा, मेरे मन में ये था ही। और समय बीतता चला गया, राह मिलते चले गए। तो इसको वैसे डिकोड करें, पैशन, पर्पस, पीपल। पैशन, पर्पस। अगर सबसे पहले आपने अपना पैशन परस्यू किया तो आपको पर्पस मिलेगा, आपने पर्पस परस्यू किया तो आपको पीपल मिलेंगे। ये पीपल वो होते हैं जो आपकी टीम में आपको हेल्प करते हैं, ये पीपल वो होते हैं जो आपके लिए रिसोर्सेज लाते हैं, लाइक माय मेंटर्स एंड अदर फंडर एंड ऑल पार्टनर्स। तो पहले पैशन को फ्यूल दिया, किसने दिया? मुझे तो गंगा घाट में मिल गया अपने दोस्तों के साथ। अब क्या मैं उस पैशन को फ्यूल दे पाऊंगा उन बच्चों को? दैट मीन्स कि मुझे हर बच्चा तो उस दोस्ती और उतने रिसोर्सेज नहीं एक्सेस कर सकता। वाराणसी वाज इन स्पिरिचुअल आल्सो एंड वाराणसी इज रिच इन ई वेस्ट आल्सो। हमको कंपोनेंट मिल जाते थे, लोग दे देते थे, लेकिन गाँव में ये संभव नहीं। लेकिन वो टैलेंट वहाँ मर जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको फ्यूल दो, उसके पैशन को, और फिर उसके बाद पर्पस अपने आप डिफाइन हो जाता है। मैं अपने पैशन के साथ 8 साल जिया, तो जाके मुझे कहीं पर्पस मिला। फिर उस पर्पस पे मैंने 3-4 साल संघर्ष किया, फिर मुझे पीपल मिले। Very inspiring, Ashwini ji. And if I decode your words, so it's common that innovation, imagination, and I can still feel how much fun it is to be part of something you are creating, co-creating. You find a lot of meaning in your life. It's a really exciting to know and really commendable work you are doing. And we are wishing you very best for your work. So Ashwini ji, इसी सेगमेंट में मेरा आपसे जो अगला सवाल है कि एक जो सवाल आता है सभी के मन में कि जॉब वर्सेस स्टार्टअप। जब हम देखते हैं कि स्टार्टअप को एक रिस्क के रूप में देखा जाता है, और तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं? जैसा आपने बताया कि 8 साल तक आप एक पैशन के साथ जिए, फिर वो पर्पस में कन्वर्ट हुआ, वो एक यात्रा थी। लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करेंगे? So firstly I was looking in many organization कि कहाँ पर इस तरीके के रोल्स हैं जो मैं निभाना चाहता हूँ अपने जो पिरामिड फाउंडेशन में मैं जॉब करता था उसको देखते हुए। बट एग्जैक्टली जो मैं करना चाहता था वो नहीं था, बिट्स एंड पीसेस में हर जगह था।
तो मुझे खुद नहीं पता था कि ऑनेस्टली मुझे कोई संस्था शुरू नहीं करनी थी या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, ऑनेस्टली। मुझे तो बस जो मैं करना चाहता था मुझे वो करना था, बस। और मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, रिसोर्सेज़ कहाँ से आएँगे, सो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन तब तक एक 2016 के आसपास से हम लोग बहुत एक फॉर्च्यूनेट दौर में रहे, जहाँ पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बूस्ट मिला, बहुत बूम मिला उस मार्केट में। सबसे पहला जो कॉम्पिटिशन आया हमारे पास, टाटा ने ऑर्गेनाइज़ किया स्मार्ट 50 सॉल्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, व्हिच इज़ बाय आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क। सबसे पहला ब्रेक थ्रू हम लोगों को वहाँ मिला। एक बहुत ही छोटी सीड फंड के साथ एक मौका मिला कि कम से कम हम पायलट कर सकते हैं, और उन लोगों ने एक क्रेडिबिलिटी दी कि हाँ, दिस आइडिया कैन वर्क्स एंड यू कैन गो अहेड। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुआ। फिर जैसा मैंने बताया कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत बूस्ट मिला उस समय। तो फॉर्च्यूनेटली हम लोग ऐसे दौर में थे। उसके बाद एडुमेंटम फेलोशिप, अनलिमिटेड इंडिया और इस तरीके के लोग जो मार्केट में थे हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, दे कम अलोंग, और उन्होंने बहुत अच्छा हैंड होल्ड किया। और इसी दौरान जो मेंटर्स मिले, नेटवर्क बना, दैट एक्चुअली हेल्प्स। राइट। तो आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं, इंक्यूबेशंस ने आपको मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होने में बहुत मदद की। डेफिनेटली, बिकॉज़ वी नेवर थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और फंड रेजिंग क्या होता है। ये कला हम लोगों के अंदर होती है, बट उन लोगों ने उसको खोजा, उसको आर्टिकुलेट करने में मदद किया और एक राह दिखाया कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे हो सकती हैं। राइट। तो अश्विनी जी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, आपको डर नहीं लगा जब आप बोल रहे हैं आपने नहीं सोचा कि ये है जो मुझे करना है मैं वो करूँगा, तो वो होता है ना कई बार एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपने डर नहीं लगा आपको? मेरा यही प्रश्न। मतलब पीछे जाके कभी देखता हूँ तो उस तरीके का डर नहीं था कि नहीं होगा तो क्या होगा। इस स्टेज पे थे हमेशा कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो ये डर तो नहीं था कि अपना क्या होगा और ऐसा। और जिस माहौल से हम लोग जिए थे, तो इतना स्पोर्ट्स, इतना ये सब होता है, तो रिस्क लेने की आदत बचपन से ही थी। फॉर्च्यूनेटली दोस्त मेरे पास अच्छे हैं, और पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। तो दोस्त और पेरेंट्स जब ये लोग आपके पीछे हों, सपोर्ट में हों, तो फिर कभी ज़्यादा डर नहीं लगता। राइट। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, मतलब आई थिंक फॉर एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड एलिमेंट। सो जो मेरा अगला सवाल है, डर एक चीज़ में लगता था आलोक, वो मैं कहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आइडिया वर्केबल नहीं है और हम लोग ही इसको बस किए जा रहे हैं। सो बस वही डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आके कोई आइडिया कोई हमारे वो कर। शुरू में तो पिच करने में भी डर लगता था कि कोई बोल रहे थे तो फालतू है, बकवास है। बट जब लोग मिले और जब उन्होंने कहा नहीं ये अच्छा है, तो वो वाला भी डर था ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, वो भी खत्म हो गया। क्योंकि उन लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया। हालांकि क्रिटिसाइज करते थे, बट नॉट ऑन द आइडिया, ऑन द प्रोसेसेस पे करते थे। तो वो चैलेंज था, हाँ, वो रेजिलियंस बिल्ड करना था। वो चैलेंजेस थे, मगर वो डर कभी नहीं था। तो मेरा जो अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस जर्नी में जो आपने शुरुआत की। इनमें कौन-कौन सी समस्याएं जो आपके सामने आई विद्यालय उद्यम को आगे बढ़ाने और तैयार करने में? सबसे बड़ी समस्या है कि लोग, चूँकि हम लोग ट्राइबल एरिया में काम करते हैं, तो यहाँ पे मतलब अच्छे लोगों को ले आना जो कि ऑलरेडी थोड़ा-सा इस फील्ड में एक्सपीरियंस वाले हैं और आपके काम को थोड़ा-सा और क्रेडिबल बना सकें और मजबूती दे सकें, तो गाँव में इस तरीके के लोग आने को तैयार नहीं होते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने लोकल लीडर्स को रेडी करना। दूसरा चैलेंज था कि ये जो बीता हुआ 2004 से लेकर के अब तक का समय है, वो कॉम्प्लायंसेस को लेकर के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हर रोज़ एक नए कॉम्प्लायंस आ जाएँ, हर रोज़ एक नए तरीके के पेपर्स का वो आ जाए। तो जब भी कहीं अप्लाई करते हैं तो उन चीज़ों को लेकर के आना, फिर इनको ये रिपोर्ट देना, वो देना। तो वो तो बहुत अच्छा था कि हमारी सीए जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, और जो लोकल कम्युनिटी थी वो भी काफ़ी कुछ सीखी और कदम से कदम मिला करके और हमारे पर्पस और विज़न को उन्होंने समझा और साथ दिया। लेकिन वो चीज़ तक, ये सारी चीज़ें करना डे टू डे लाइफ में बहुत टफ होती थी, बहुत चैलेंजेस होती थी। राइट। तो जैसा कि आपने कॉम्प्लायंसेस की बात की, तो अगला सेगमेंट भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि अश्विनी जी, हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो कॉलेज में हैं, वो सोसाइटीज, एनएसएस, एनवाईकेएस, अलग-अलग कॉलेज रिलेटेड इनिशिएटिव्स का पार्ट होते हैं।
और कई बार किसी समस्याओं का समाधान करते हैं और वो खुद भी एक सोल्यूशन लेकर के आते हैं, लेकिन उसको फॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक स्ट्रक्चर देना है वो नहीं दे पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा अगला सेगमेंट है, जो हमारे इन व्यूअर्स को मदद करने वाला है, अगले सेगमेंट का नाम है फॉर्मलाइजिंग द सोशल पर्पस। तो इस सेगमेंट का मेरा जो पहला सवाल है अश्विनी जी, ये है कि आपने अपनी संस्था को कैसे रजिस्टर किया? क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि ट्रस्ट करना है, सोसाइटी करना है, सेक्शन 8 कंपनी करना है, प्राइवेट कंपनी करना है। सो कैसे ओवरकम किया आपने इसे? ये ज़्यादा वो नहीं है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर जब आप जाते हैं ये सीख करने के लिए कि मुझे सारी चीज़ें समझनी है और अपने लिए बेस्ट ऑफ वन पिक करना है, वन ऑफ द बेस्ट पिक करना है। सो ट्रस्ट, सोसाइटी, इन सब और सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड का ही स्ट्रक्चर है। सो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये था कि विच इज़ मोस्ट ट्रस्टेबल, ट्रांसपेरेंट और जिसमें लोगों की कम ज़रूरत पड़े। क्योंकि हम तो 2 ही लोग थे शुरू में, वही 2 लोग सब कुछ कर सकते थे। अब और गाँव में हमारा काम था, तो तीसरे को कहाँ से पकड़ के लाते बार-बार। सो पता चला कि अच्छा 2 डायरेक्टर कंपनी बनती है और सेक्शन 8 जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। हाँ, कॉम्प्रिहेंसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हमने कहा नहीं, ये जब ये ट्रांसपेरेंट है, ये ज़्यादा ट्रस्ट वाला है और तो हम सेक्शन 8 के लिए जाएँगे। अच्छा, सेक्शन 8 में एक खासियत और थी प्राइवेट लिमिटेड में कि हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं विद दिस लेने के बाद। सो एवरी सेक्शन 8 कंपनी कंसीडर एज प्राइवेट लिमिटेड अंटिल यू डोंट हैव 12A ATG। ओके, ओके, नाइस। तो हम लोग पहले वही प्राइवेट लिमिटेड थे, लेकिन जब 12A ATG लिया तो वो हम लोग नॉन प्रॉफिट भी हो गए। तो आप जब देखेंगे तो हमारे उसमें यही लिखा है RJ 2018 NPL, उसके बाद लगता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो NPL का मतलब वही नॉट प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड। राइट। सो इस प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आते हैं? मतलब कि अगर सेक्शन 8 कंपनी को आप रजिस्टर करने जाते हैं तो कैसे आपने अप्रोच किया? जैसे आपने एक CA के बारे में बताया, तो हमारे व्यूअर्स जो इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्या रुख अख्तियार कर सकते हैं? कि मेनी टाइम सब लकी नहीं होते कि उनके फ्रेंड्स CA निकलते हैं, है ना? तो कुछ अगर आप साझा करना चाहें। शुरू में गूगल सर्च वाज इनफ। उसमें भी आप क्लियर टेक्स्ट की वेबसाइट है और MCA में भी ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है। MCA का जो पोर्टल है वो अपने आप में इनफ है अभी। तो उसके यूट्यूब चैनल है अपना MCA का खुद का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, उसमें सारी जानकारी दी हुई है। तो हमारे समय तो उतनी नहीं थी, तो वी चूज़न द पाथ विथ लीगल रास्ता। क्योंकि मैं उस समय खुद जॉब करता था तो इतना टाइम नहीं था कि रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगा। तो मैं सोचा कि 5000 रुपीज़ ज़्यादा दे करके, क्योंकि अगर छुट्टी लेता तो उससे ज़्यादा पैसे कट जाते मेरे 4-5 दिन के। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना ये काम किसी और को दे दूँ। तो लीगल रास्ता को मैंने बस मेरी और मेरी को-फाउंडर के मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो हमारा पर्पज़ है, विज़न, मिशन है, ये सब थोड़ा-सा लिख के उनको दे दिया और ये सारा काम उन्होंने संभाल लिया। ग्रेट। उसके बाद 6 महीने के बाद प्रॉब्लम आई वो अकाउंट की। तो हम तो उदयपुर के रहने वाले भी नहीं थे, कोई बैंक हमारा अकाउंट खोलने को तैयार नहीं। फिर 4-5 चक्कर लगाते बैंक में भी, वो पीपल जो आपको मैंने बताया कि अगर आप फॉलो करेंगे तो 2-4-5 लोगों के बाद छठा आदमी अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। राइट। फिर वो मिले, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी। ओके। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अगर आपका मेन एड्रेस कहीं और है और हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस कहीं और है तो फिर एक बहुत चैलेंज आता है। और हम तो गाँव में रहते थे, वहाँ पर तो मकान के नंबर नहीं होते थे। वहाँ पे XYZ पुत्र ऑफ ABC। तो अब इससे कहाँ मकान नंबर ढूँढेंगे आप? इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वैसे ही जनरेट होती थी। तो ये सब प्रॉब्लम हुई, फिर किसी की हेल्प लिया, उनके घर पे रजिस्टर कराया। तो ये 12A ATG का सफर कैसे रहा? कैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद 12A ATG एक्चुअली इसमें वो MCA पे ही जाना होता है और उसमें कुछ फाइलिंग्स होती हैं, वो करने होते हैं। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो अभी चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर के 12A और ATG के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले 12A ATG मिल जाता था तो हमेशा के लिए मिल जाता था, बट अभी प्रोविजनल हो गया है। सो हर आपको 5 साल के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ओके। कोई कॉम्प्लायंसेस 12A ATG के लिए? द ओनली थिंग कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए जो कि आपको शुरू में ही मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन, टैन, ये सारे शुरू में मिल जाते हैं और 12A ATG इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा एक्टिविटी नोट माँगते हैं उसमें, तो आप क्या एक्टिविटी करते हो उसका एक नोट देते हैं। मे बी 1 और 2 फोटोज़ आर इनफ। आई डोंट थिंक कि फोटोज़ माँगते हैं। ऑलराइट। तो जो भी हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आई थिंक बहुत सारा आइडिया मिला होगा अश्विनी जी के शेयरिंग से। मेरा इस सेगमेंट का लास्ट सवाल है अश्विनी जी आपसे कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कुछ हमारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप साझा करना चाहेंगे, जो माइंड में चल रहा होगा कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या जॉब के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है।
इसमें ये है कि आइडिया ड्रॉप करने से अच्छा है कि परस्यू वन्स अ टाइम। एक बार मौका दे दो उसको। इवन हम लोग तो जॉब करते हुए ही शुरू कर दिए थे और जब थोड़ी-सी वो लगी एंश्योरिटी लगी तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया जॉब। एक आदमी जब जो था वो फुल टाइम था और मैंने कुछ समय के लिए जॉब किया। सो आइडिया ड्रॉप करने से बेहतर है कि परस्यू करो एक बार। थैंक यू अश्विनी जी। बस एक लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट में अगेन, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेगमेंट में। ये क्वेश्चन कि वो कब ऐसा मोमेंट आता है कि जब आपको लगता है कि अब जॉब छोड़ सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो भी एक होता है ना कि छूटता नहीं है अंदर से, ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, राइट? नहीं देखिए मेरे समय में मेरा ये डिसीजन अब वैसा नहीं था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि अब अगर मैं जॉब ना छोड़ता तो मेरा पार्टनर भी जो है वो कहता मैं अकेले कब तक करूँगा, आई नीड यू। ओके, तो तो मेरे लिए फिर वो मजबूरी भी थी और मुझे छोड़ना भी था। सो जो नोटिस पीरियड मैं 2 महीने के बाद देता, वो मैं 2 महीने पहले दे दिया। बट ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। इफ यू थिंक ये टाइम आएगा, वो कभी नहीं आएगा। या तो वो मजबूरी हो सकती है और या तो वो रात का एक छोटा सपना हो सकता है जो सुबह उठें आप और कहें कि बस अब हो गया। बस हो गया, अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अश्विनी जी, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी नॉलेजेबल आल्सो फॉर व्यूअर्स। अब हम इसी के साथ अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम विद्यालय उद्यम के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। इस सेगमेंट का नाम है थ्योरी ऑफ चेंज। इस सेगमेंट में थ्योरी ऑफ चेंज में हम अश्विनी जी आपसे जो पहला सवाल आपसे है कि आपकी संस्था कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, वो समस्या क्या है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा पाएं। देखिए भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप बहुत दिनों से नाम सुन रहे होंगे और अनसर्टेनिटी का दौर चल ही रहा है। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं ना सस्टेनेबिलिटी की, स्थायित्व की, लेकिन सच बात ये है कि सस्टेनेबल हो चुके हैं हम लोग। नाउ दिस इज टाइम टू बिकम रेजिलिएंट। और वो रेजिलिएंट बनने के लिए हमको अब फाइनेंशियल लिटरेसी न्यूमेरेसी की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग एडवांस। जब ये प्रॉब्लम हम देखते हैं अपने वर्कफोर्स में, हम देखिए हमारे वर्कफोर्स में आने वाले टाइम में चाहे कैसी भी जॉब हो, 80% रिक्वायरमेंट जो है वो स्टेम की होने वाली है। किसी न किसी तरीके से आप डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी तरीके से आज हम और आप बात कर रहे हैं, ये संभव हो पा रहा है एक डिजिटल टूल की वजह से। और जब हमारे गाँव के बच्चे होते हैं 12वीं तक कंप्यूटर छूते ही नहीं हैं, तो जब आगे बढ़ने की बात होती है तो बस यहीं पर वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको गणित नहीं आती, उनको विज्ञान नहीं आता, लेकिन उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना और इस 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है, इसके साथ बने रहने में वो बेचारे पीछे हो जाते हैं। अदरवाइज़ उनको भी पीछे करने वाला कोई नहीं। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो रूरल और ट्राइबल इंडिया में जो खास करके एडवांस साइंस और 21st सेंचुरी स्किल, डिजिटल टूल्स, इन चीज़ों की जो पढ़ाई या एक्सपोज़र नहीं हुआ, उसने इन यूथ का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। और इस कम्युनिटी सस्टेनेबल है। इसको ये लाइट ना रहे तो भी अच्छे से रहती है। हमारी तरह नहीं है कि 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा, इंटरनेट नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। ये सस्टेन है, इसको रेज़िलिएंट बनना है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उस वर्ग को भी ज़रूरत है कि वो स्टेम में, एडवांस साइंस में, डिजिटल टूल्स में। साइंस की जब हम बात करते हैं सुनी जी, तो आई थिंक एक होता है ना, ये साइंस अप्लाइड है और एजुकेशन के भी जो बॉटलनेक्स हैं एजुकेशन में, इसको भी अप्लाइड वे से पढ़ाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता। तो इस वजह से भी जो साइंस लिया भी होता है वो भी अपना इंटरेस्ट लूज करके किसी और ही डायरेक्शन में चल पड़ता है। तो आई थिंक आप बहुत ही कमेंडेबल काम कर रहे हैं अप्लाइड साइंस के रूप में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके पीछे बहुत सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाई भी दे रहे होंगे अलग अलग टूल्स, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आई थिंक ये बहुत ही रिच रिपोजिटरी लग रही है टूल्स की, समथिंग वेरी क्यूरियस, ऐसा लग रहा है कि एक बार जाकर के वहाँ चेक करना चाहिए। हाँ, तो ये इसीलिए लगा है, ये एक तरीके से एक छोटा सा म्यूजियम है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये हम लोग के बच्चों ने ही माइक्रोस्कोप बना दिया है। क्या बात है। खुद का अपना ये बॉटल, पीवीसी और लकड़ी, इन सब से खुद का माइक्रोस्कोप है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे इनोवेशंस हैं, साइंस के मॉडल होते हैं, और ये तो एकदम रियल, अब ये स्कूलों में वो सेल करने वाला है। और वो एक सीजनल लेबर है, मतलब जब दिवाली और होली आता है तो वो बाहर चला जाता है, माइग्रेट कर जाता है, बहुत कम होती है। इसके लिए आप लोग जानकारी कैसे प्रदान करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, मतलब जो भी ये क्रिएटर्स हैं, जो भी ये मेकर्स हैं आपके विद्यालय उद्यम के, सो प्रोसेस क्या होता है? नॉलेज कहीं अवेलेबल होता है, उसको लेते हैं या कुछ? तो हम लोग का इन हाउस करिकुलम है जो हम लोग डेवलप करते हैं, दिट इज कॉल्ड मेकर माइंडसेट, डिजाइन थिंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 3 पिलर हैं प्रोग्राम के। मेकर माइंडसेट को बोलते हैं कौशल सिद्धि। कौशल सिद्धि के अंदर वो सारे साइंस के हैक्स हम लोग पढ़ते हैं, इट्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सोलर इंजीनियरिंग, वुड क्राफ्टिंग, और जितने भी ये साइंस के छोटे छोटे हैक्स होते हैं जिनको हमने इंटरडिसिप्लिनरी उसमें बांटा हुआ है, इन सारी चीज़ों का एक छोटा छोटा हम इंट्रोडक्शन करते हैं 3 स्टेजेस में। बिगिनर्स,
इंटरमीडिएट और एडवांस। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब सीखते हैं तो फिर हम आते हैं प्रयोग सिद्धि यानी डिज़ाइन थिंकिंग पे। कौशल सिद्धि हो गया, अब आपने कौशल लिया, अब चलिए आप इसको प्रयोग कीजिए अपनी रियल लाइफ़ में। तो वही प्रयोग था वो रियल लाइफ़ में। वो ऑप्टिक्स का एक सिंपल एग्ज़ाम्पल था। क्या बात तो हमने सारे हैक्स आपको दे दिए, हमने आपको सारे वेपन्स हथियार दे दिए, अब चलाना कैसे है, ये प्रयोग सिद्धि में चलिए आप जाके ट्राई कीजिए। है। तो कौशल सिद्धि हो गया, प्रयोग सिद्धि हो गया। प्रयोग सिद्धि में जो उसने थोड़ा इनोवेशन किया, फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाया। अब बारी आ गई उद्यम सिद्धि की, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की। तो कौशल सिद्धि, प्रयोग सिद्धि, उद्यम सिद्धि, उद्यम ये सिद्धि। 3 फिगर है। तो अब उद्यम सिद्धि में वो अपना या तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे, एक एंटरप्रेन्योर बने, या उस प्रोडक्ट की इंस्पिरेशन को, फंक्शनल प्रोटोटाइप की इंस्पिरेशन को ले जाकर के साइंटिस्ट बने, या अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करे। या तीसरा ऑप्शन है कि वो कुछ भी ना करे उसका। उसने वो नॉलेज लिया, उसको आनंद आया, दैट्स इट। That's it, right. तो आपके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों तक जैसे लैब हम देख रहे हैं, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि आप ऐसे टीचर्स को रीच आउट करते हैं जो इंटरेस्टेड हो रूम देने के लिए, कमरा वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसे मेकर्स लैब सेटअप करते हैं? और अभी तक कितनी मेकर्स लैब आपने सेट स्कूल में ही है हमारी मेकर्स लैब, और 12 मेकर्स लैब है। ओके, 12 मेकर्स लैब आपने सेट किया है। और सारी गवर्नमेंट स्कूल में ही है। क्या बात है। सो मुझे ये जानना था कि स्केल को, क्योंकि एक तरीके से बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव और बहुत ही एक होता है पैशन ड्रिवन इनिशिएटिव है, तो आप कैसे ये देखते हैं कि अगर इसको स्केल करना हो 12 मेकर्स लैब को, और हमारे यहाँ 6.5 लाख ऐसे बहुत सारे टिंकरिंग लैब और ये इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, तो ये पहले डिफरेंट कैसे है टिंकरिंग लैब से, और कैसे इसको स्केल किया जा सकता है? आपके माइंड में जब आप स्केल को देखते हो तो कैसे देखते हैं? देखिए, टिंकरिंग लैब में ना ज़्यादातर चीज़ों को असेंबलिंग करना बताया जाता है। अब जब हम वो माइक्रोस्कोप लेकर आए हैं, तो उस माइक्रोस्कोप की गोलाई भी उसी ने दी। टिंकरिंग लैब में ये गोला काट के ऑलरेडी मिला होता है, ही जस्ट नीड टू असेंबल इट। ओके, इधर टिंकर का मतलब ही होता है इधर-उधर करना, जुगाड़ करना। राइट, But Maker's Lab is purely Maker's Lab. You will have the deep knowledge of science and you have to apply it to create something meaningful. राइट, तो मेकर्स लैब में सारी चीज़ें स्क्रैच से शुरू होती हैं। हम लोग कोडिंग सॉफ्टवेयर सब कुछ सिखाते हैं। तो कोडिंग सिखाते हैं तो ब्लॉक बेस से शुरू करते हैं, और फिर उसको जावा स्क्रिप्ट और वेबसाइट एप्लीकेशन इन चीज़ों पे ले जाते हैं। उसके बाद फिर वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है। तो ये सारी चीज़ें एडवांस तक हमारी जाती हैं। तो हमारे बच्चे तो अभी फायर फाइटिंग रोबोट्स भी बना रहे हैं। कुछ बच्चे लगे हुए हैं कि वो जो मैनुअल स्कैवेंजर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा क्लीनिंग रोबोट बनाना चाहते हैं जो मेन होल की गटर वगैरह खुद ही साफ करे। राइट, या अपने मम्मी को देखते हैं घर पे पोछा लगाते तो बोलते हैं ना लगाएं, तो उसके लिए भी वो कुछ रिमोट सेंसिंग डिवाइस बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके के इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन लेकर के बच्चे आते हैं, और वो इन चीज़ों को बना करके और अपनी पूरी काबिलियत और टैलेंट को भी सिद्ध करते हैं हमेशा। ये बताते हैं कि जो हम बताते हैं साइंस, वो कहीं न कहीं उनकी लाइफ में मीनिंगफुल। राइट, वेरी इंस्पायरिंग शनि जी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइज करना, आपने 3 पिलर्स बताए जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे आप जरूर बात करते होंगे, कैसे इसको मार्केट करना है। तो वैसे में मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इंक्यूबेटर्स ने आपको हेल्प किया, लेकिन आगे सस्टेन करने के लिए, बढ़ने में आप कैसे सपोर्ट आपको मिल रहा है CSRs के थ्रू, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं तो बहुत अर्ली स्टेज में हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा CSR और इन चीज़ों के उसमें नहीं हूँ। अभी तक जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग्स हैं, इसी को मैं गैदर कर पाता हूँ। पिछले साल IIM बैंगलोर थे, उसके पहले IIM कैलकाटा था, और उसके अलावा कुछ इस तरीके की फंडिंग्स हैं जो लोकली ड्रिवेन इंस्टीट्यूशनल हैं, फाउंडेशनल हैं। मैं उसी फंडिंग्स को अभी टैप करता हूँ, बिकॉज CSRs जो है वो लॉन्ग टर्म हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अपने आप को पहले उसके लिए बनाना भी है कि उसको पूरा हम अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकें, बिकॉज दे नीड क्वार्टरली मंथली रिपोर्ट्स, और उस हिसाब से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। तो अपने आप को थोड़ा अभी उस रेडी हम लोग कर रहे हैं। मे बी कम इन द नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर हम CSRs को भी अप्रोच करेंगे। आई थिंक आप अपने मॉडल को और बेटर करने के लिए, सोफिस्टिकेटेड करने के लिए एफर्ट्स। और तो आप स्केल की बात कर रहे थे, तो देखिए, की टू स्केल एनीथिंग टू गवर्नमेंट। हम लगे हुए हैं जयपुर में मिनिस्ट्रीज के साथ, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, कि आप ये मॉडल देखिए, ये बहुत महंगा नहीं है, ये खाली सामान देखने में लगता है। आपके साइंस लैब में भी यही सारी चीजें अवेलेबल है। राइट, हमने बस उसको इस तरीके से सजा दिया है कि वो आपको देखने में रिसोर्सफुल और रिच लग रही है। ये सारी चीजें साइंस लैब में अवेलेबल है। हमने क्या किया, आपने उसको बक्से में बंद किया है, हमने उसको बक्से से निकाल के और पूरे कमरे में सजा दिया। राइट, और ये PVC कहाँ से मिला? ये तो हमको वेस्ट से मिला। मेकर लैब की 70% जो चीजें हैं वो गांव के ई वेस्ट से मिलती है। 30% जो चीजें होती हैं, जो रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ब्रेड बोर्ड है, यही सब तो खरीद के लाते हैं। और ये ऑलरेडी हर लैब में होती है, फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में, कुल मिलाकर के ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। बट वी नीड टू थिंक साइंटिफिक टेम्परामेंट एट अ डिफरेंस। अब अटल टिंकरिंग लैब की पूरी खर्च 10 लाख ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है और 10 लाख ऑन कंपोनेंट है। उसमें 3D प्रिंटर भी हैं, सब कुछ है, बट वो ट्रेंड टीचर नहीं है।
राइट। तो 3D प्रिंटर सारे स्कूल में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पंचायत के एक स्कूल में दीजिए और वहाँ आके बाकी सब लोग एक्सपोज़र ले सकते हैं। तो साइंस जो है वो बहुत मतलब रिसोर्स ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उस रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ करने वाला माइंडसेट की ज़रूरत है। हुँ। तो तो आई अगर थिंक आपके पॉइंट से निकल कर के आ रहा है कि आप मेकर लैब के थ्रू एक प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं, जो प्रोटोटाइप गवर्नमेंट टेक अप कर सकता है और गवर्नमेंट स्केल कर सकता है, और जो एक्जिस्टिंग अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनिशिएटिव्स हैं उसमें उसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, तो पॉलिसी लेवल आप इंटरवेंशंस को देख रहे हैं आगे। डेफिनिटली अगले 5 से 10 साल में आप कैसे इस स्पेस को बदलते हुए देख रहे हैं? सिंपली टाई अप विद द गवर्नमेंट्स, कोलैबोरेशन विद देम और उनके साथ आज हमारे पास 12 मेकर लैब हैं, हम 1200 मेकर लैब देखना चाहते हैं और दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाय एन एनजीओ। दिस इज़ ओनली कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट विद देयर विल पावर एंड एस्पिरेशंस और हमको भी उस लेवल पे जाकर के पिच करना होगा उस कन्विक्शन के साथ कि दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि यस दिस इज़ मीनिंगफुल। तो विशिंग यू वेरी बेस्ट फॉर योर मिशन अश्विनी जी, और आई थिंक इसी के साथ हम अपने लास्ट सेगमेंट की ओर आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे युवा दर्शक आपको देख रहे होंगे, तो वो ये जानना चाहेंगे कि जैसे यूथ है जो वो नॉन प्रॉफिट स्पेस में है, जैसे कि आपने तो एक पैशन ड्रिवन स्टेम स्पेस क्रिएट किया, आई थिंक बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे आपकी इस जर्नी के बारे में जानकर, आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपके एक्सपीरियंस से आप क्या देखते हैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, या चेंज मेकिंग सेक्टर जो है हमारा, डेवलपमेंट कंसल्टेंसी का भी सेक्टर है, उसमें यूथ का रोल कैसे देखते हैं आप? यूथ नॉट ओनली नॉट फॉर प्रॉफिट, सारे सेक्टर्स के लिए यूथ ही है। तो यूथ जो है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक इंजन है, वो अल्टीमेटली अगर आज मैं भी आपके सामने बोल पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कन्विक्शन से और साहस के साथ, तो मेरे पीछे 10 मतलब युवा लोगों की टीम है और मैं उन्हीं के दम पे कहीं भी कुछ भी कमिट कर सकता हूँ और कुछ भी बोल सकता हूँ बिकॉज़ दे आर बिहाइंड मी और वो मेरे इस विज़न को लेकर के और मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा। सो वो एक शेयर्ड विज़न होता है यूथ के साथ। वो ठीक है, यूथ आता है आपके यहाँ जॉब करने के लिए, साल 2 साल रह सकता है, लेकिन अगर शेयर्ड विज़न के साथ वो रहता है तो फिर वो आपके साथ चलेगा। मेबी ही इन्वेस्ट हिमसेल्फ बेटर देन यू। तो वो लोग तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पता नहीं क्या-क्या सोचते हैं, क्या-क्या करते रहते हैं। तो यूथ जो है वो उसको तो बस अपनी एनर्जी को एक जगह लगाना है। राइट। द ओनली थिंग कि हम ही लोग हैं जो ज़्यादा देर काम कर सकते हैं। एनर्जी एंड पैशन जो यूथ के साथ एसोसिएट किया जाता है। ज़्यादा देर काम कर सकते हैं, ज़्यादा फैमिली का प्रेशर नहीं है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो कॉलेजेस में होते हैं, तो उनके माइंड में सवाल होता है, जैसे आप गांधी फेलोशिप के जरिए इसमें आगे बढ़ते गए, तो इस सेक्टर में युवा कैसे आ सकते हैं? मतलब अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर में युवा कैसे आ सकते हैं? देखिए, नॉन प्रॉफिट सेक्टर अभी तो बहुत बूमिंग सेक्टर है। यूथ अपने आस-पास अच्छी ऑर्गनाइजेशंस देख करके उसमें सबसे पहले वॉलंटियर कर सकते हैं। सेकंड है कि अगर इफ दे आर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम रोल, तो लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे और देयर आर मेनी मतलब देवनेट और ये कई तरीके के आजकल तो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आकर के वो जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं और फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर में कि भाई उनको वाटर कंज़र्वेशन में जाना है, बायोडायवर्सिटी में जाना है, क्लाइमेट एक्शन में जाना है, तो वो फ़िल्टर लगा दें कि हमको क्लाइमेट एक्शन का देखना है। और वहाँ जाकर के 2 साल 3 साल अपना काम कर सकते हैं और अगर उनको लगे कि भाई जैसे मुझे लगा था कि लोग बिट्स एंड पीसेस में हैं, मुझे इसको एक जगह करना है या मुझे उस पीस का एक हिस्सा ही करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे नहीं समझ में आती है सारी चीज़ें और मुझे एक छोटा-सा ही काम करना है, उसी को डीप करना है। जब वो मिसअलाइन हो और उसको लगे कि वो रेडी है, तो वो अपने रास्ते को तैयार करना शुरू कर सकते हैं। बट इट्स वेरी नेसेसरी कि 3-4 साल तो आप किसी अच्छे मेंटर के अंडर में काम करें, जो आपको अच्छा सिखाए। अदरवाइज़ बहुत स्ट्रगल होता है। राइट। तो अश्विनी, जब आप अपनी संस्था में किसी फ्रेशर्स को मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं किसी पर्पस, किसी जॉब रोल के लिए, तो आप क्या देखते हैं मतलब यंग पीपल में? ऑब्वियसली एनर्जी और पैशन, शेयर्ड विजन, वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन और कुछ स्किल्स का आपको भी एक्सपेक्टेशन होते हैं फ्रेशर्स को लेकर के? देखिए मैं कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ और बहुत सिंपल असाइनमेंट होता है कि मेक समथिंग आउट ऑफ ई-वेस्ट और एक देता हूँ कि आप मुझे 15 मिनट का एक वीडियो बनाइए जिसमें कि आप किसी वर्कशॉप में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें। इन 2 चीज़ों से उसकी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, पैशन समझ में आ जाता है। आई थिंक वो पता चल जाता है कि ये कहाँ से कॉपी किया हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद ही कंटेंट में इतना काम कर रहे हैं, तो पता होता है कहाँ कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। अगर वर्क एफर्ट वाला है, क्वालिटी नहीं है, बट एफर्ट उसमें ज़्यादा है, तो वी डेफिनिटली गो फॉर दैट, बल्कि उसके पास जाएँ कि कॉपी है और क्वालिटी है। अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक इससे हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कॉलेज से अगर हैं, तो उनको बहुत आइडिया मिला होगा। कोई भी कुछ हमारे युवाओं को कोई सुझाव या सलाह देना चाहें? बस ये है कि जो लोग कॉलेजेस में हैं,
वो डेफ़िनेटली ये इंतज़ार ना करें कि ख़त्म हो जाएगा या ये इतना टाइम बिता लेंगे फिर एक्सप्लोर करेंगे। वो अपने आस-पास इस तरीके की लोगों से मिल सकते हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है और तुरंत उनके साथ जुड़ना शुरू कर दें। बिकॉज़ अभी जो लोग बोलते हैं इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, लेकिन वो गलत है। आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि शुरू के 5-6 साल ये याद रखो कि भले इनिशियल सक्सेस मिल जाए लेकिन फेलियर हाथ आएँगे। तो वो फेलियर थोड़ा जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। फेल फास्ट, फेल अर्ली, फेल फास्ट। यस। राइट। तो थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके एक द सोशल पर्पस एक सीरीज लेकर के आने वाला है, रियल हीरोज फ्रॉम ग्राउंड। तो कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन में ग्राउंड पे बहुत सारे लोग इम्पैक्ट लेकर के आ रहे होते हैं, लेकिन हम उनको आगे नहीं ला पाते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिकमेंड वन पर्सन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन हु इज क्रिएटिंग solid impact that you feel कि is doing great, so that we can reach. हाँ, वो मैं आपको ईमेल पे बोलूँगा, पब्लिकली बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि ये बायस है। Okay, 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 okay. क्योंकि हमारे यहाँ सब युवा हैं और सब एक से एक हैं। Right, sure. I'll be looking forward for that email. Okay. Thank you, Ashwini ji, for sharing everything so candidly, openly, and I think the viewers can connect with you, and they can, because all the experiences were very practical and very doable. Thank you very much, and for giving your invaluable time. And I'm very sure viewers are going to enjoy this episode. And I would request you कि अगर any last To visit Makers Lab and connect with Alok, and keep watching the social purpose because मतलब ये बहुत डाइवर्स लोगों से मिल रहे हैं और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। Sure. Thank you, Ashwini ji, and we will be also embedding some links of Makers Lab videos so that in the description you can check this, and you can always reach out Ashwini ji on the LinkedIn. And with this, we are going to close this session. Thank you, everyone.